सभी विद्यार्थियों और मित्रों को मेरा नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम जिस टॉपिक पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस टॉपिक का शीर्षक है भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य टकराव, या जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम कुछ बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत जो बिंदु आज मैंने अपने व्याख्यान के अंतर्गत शामिल किए हैं, जिनका हमें इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन्हें हमें समझना है, जिन पर हमें बात करनी है, वो कुछ बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहले हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि अंग्रेजों और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके संक्षिप्त जानकारी, उसके बैकग्राउंड को जाकर के हम देखेंगे। इन दोनों कंपनियों के बीच में जो भारत में जो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा हुई और संघर्ष, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, उससे पहले इन दोनों कंपनियों के बैकग्राउंड को जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम बात करेंगे कि दोनों कंपनियों का भारत के संदर्भ में 18वीं सदी में किस प्रकार का नजरिया था, कि वो भारत की जिस प्रकार से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो राजनीतिक विखंडन था, क्षेत्रीय शक्तियों का आविर्भाव हुआ था, मुगल साम्राज्य की केंद्रीकृत सत्ता है वो लगातार कमजोर हो रही थी, मुगल दरबार में षड्यंत्र तेज गति से बढ़ रहे थे, और इसी समय नादिर शाह के जो आक्रमण हुए, उन परिस्थितियों का अंदाजा, उन परिस्थितियों के बारे में किस प्रकार का नजरिया इन दोनों कंपनियों ने भारत के संदर्भ में विकसित किया, इसकी भी हम एक प्रकार से पड़ताल करेंगे। तीसरे हम जिस बिंदु पर बात करेंगे वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डुप्ले की रणनीति। डुप्ले भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाया गया था 1740-41 ईस्वी में। तो हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डुप्ले की उन तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों में किस प्रकार की रणनीति को लागू करना चाहते थे, किस प्रकार की रणनीति उन्होंने भारत के संदर्भ में बनाई, इसी की हम गहन पड़ताल है इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। इसके अलावा हम चौथे बिंदु के अंतर्गत कर्नाटक युद्धों को देखेंगे, और कर्नाटक युद्ध ही एक प्रकार से भारत में आंग्ल और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा के रूप में भी जाने जाते हैं। पांचवें बिंदु के अंतर्गत ये देखेंगे कि इस कर्नाटक के युद्ध का, या जिसे हम आंग्ल और फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा कहे हैं, उसका परिणाम अंतिम तौर पर किसके पक्ष में रहा। और सबसे अंत में छठे बिंदु के अंतर्गत हम जिसकी बात करेंगे वो है कि फ्रांसीसियों की भारत में जो पराजय हुई उसके क्या कारण थे, क्या वो कौन सी गलतियां थी जिसके कारण से फ्रांसीसियों पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारी पड़ी, और फ्रांसीसियों का जो सूर्यास्त है वो एक प्रकार से भारतीय उपमहाद्वीप में अस्त हो गया। इस व्याख्यान के अंतर्गत इन्हीं सब टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस व्याख्यान के प्रथम बिंदु से अपनी बात है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड है, वो हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना 1599 ईस्वी में लंदन में 80 व्यापारियों के एक समूह ने की थी, और 80 व्यापारियों का ये समूह ये चाहता था कि पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की जो महारानी है उनको इस प्रकार से परमिट दिया जाए। तो उन 80, जिन्हें मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता है, 80 लोगों ने मिलकर के पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी प्रकृति में एक निजी संस्था थी, और उसमें निजी व्यापारियों के हित है वो ज्यादा समाहित थे, उनकी प्रधानता थी, और व्यापार को वो सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते थे। तो और इस अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री है वो 1608 में सूरत में स्थापित करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वहां की फ्रांस की तात्कालिक, जैसे कि सरकार ने, फ्रांस की तात्कालिक सरकार ने वहां के वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, उस कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रकृति में सरकारी संस्था थी, और वहां की सरकार के द्वारा ही उसको हर प्रकार की वित्तीय मदद है वो प्रदान की जाती थी। और तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664 ईस्वी में स्थापना की गई, और बाद में इस कंपनी ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र है वो 1668 में सूरत में स्थापित करते हैं। अगर हम बात करें कि अंग्रेजों के भारत में कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे, प्रमुख केंद्रों का तात्पर्य वहां पर फैक्ट्री का मतलब वो व्यापारिक केंद्र जहां से वो अंग्रेज व्यापारी है, अंग्रेज व्यापारियों के जो प्रतिनिधि है वो भारत से वस्तुओं को खरीदते और उनको बाद में ले जाकर के यूरोप के देशों में बेचा करते हैं। तो अंग्रेजों के भारत में जो प्रमुख केंद्र थे उनमें कुछ प्रमुख केंद्रों की हम बात करते हैं, तो सूरत, बॉम्बे, मद्रास, फोर्ट सेंट जॉर्ज है वो मद्रास के जो उनका जो सेटअप था, प्रशासनिक केंद्र था, उसके आसपास जो दुर्गीकृत जो क्षेत्र है उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया। इसके अलावा फोर्ट सेंट डेविड है वो पौंडीचेरी के आसपास इन्होंने इस किले का
को अपने नियंत्रण में ले रखा था। इसके अलावा कलकत्ता, फोर्ट विलियम ये भी आज के पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और हुगली, ये अंग्रेजों के भारत में प्रमुख प्रशासनिक केंद्र और व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ पर इनके फैक्ट्री और गोदाम है वो स्थापित थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि फ्रांसीसियों के भारत में प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो इसमें दो प्रमुख केंद्र जो प्रमुखता से उभर करके सामने आता है, एक है पांडिचेरी और दूसरा है चंद्रनगर। अंग्रेज कंपनी है उसको 1680 और 1690 के दशक में ही लंदन में बैठे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के व्यापारियों के द्वारा इस प्रकार का मैसेज दिया गया था कि जो भारत में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे उनको लंदन में बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की वह संस्था थी जो उनके रोजमर्रा के कार्यों को देखा करते थी। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा 1680 के दशक में इस प्रकार के मैसेज भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजे गए कि आप कुछ ऐसा करें कि भारत में कुछ राजनीतिक क्षेत्र है उन पर अधिकार करने का प्रयास करें, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भारत के संसाधनों पर अधिकार जमाने के लिए आप कोई रणनीति है उस पर काम करें, ताकि हमें भारत का सामान खरीदने के लिए पैसा है वो यूरोप से नहीं लाना पड़े, कीमती धातुओं में उसका भुगतान नहीं करना पड़े, भारतीय सामान को और भारतीय क्षेत्र को भारत के संसाधनों से इसके माध्यम से ही विजित करने की और हमें देखना चाहिए। तो इसी का परिणाम ये रहता है कि जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थित जो प्रतिनिधि थे वो 1686 ईस्वी में वो मुगल साम्राज्य से जाकर के टकरा जाते हैं, जिसका परिणाम उनके विपरीत पड़ता है, क्योंकि तब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो मुगल साम्राज्य की सत्ता को चुनौती दे सके और मुगल साम्राज्य के क्षेत्रों पर एक राजनीतिक प्रभुत्व या क्षेत्रीय संप्रभुता का दावा कर सके। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो दिमाग में जो पूरा का पूरा जो खाका है वो 1680 और 90 के दशक में इस प्रकार का तैयार हो गया था कि जब कभी भी मौका मिले या कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो तो उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके भारत में क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे हैं वो पेश किया जाए। भारत के संसाधनों से भारत को जीतने पर विचार की जो रूपरेखा है वो 1680 के दशक में उनके दिमाग में पहले से ही बन गई थी। और इस समय जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो शुरू से ही सरकारी संस्था थी, और सरकारी संस्था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार से ज्यादा दिलचस्पी शुरुआत में इस बात की थी कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजों का व्यापार है वो भारत में ज्यादा नहीं बढ़ पाए बनिस्पत फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से ज्यादा अपनी ताकत है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने में लगाई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरे यूरोप में 16वीं 17वीं और यहाँ तक कि हम कहें कि 18वीं सदी में जो इंग्लैंड और फ्रांस की जो प्रतिद्वंदिता थी और क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे को लेकर के अक्सर उनमें लड़ाई है वो हो जाया करती थी, और यूरोप में ये दोनों शक्ति अक्सर टकराती रहती थी। दोनों शक्तियां एक दूसरे के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी और ना एक दूसरे के प्रभाव को वो बढ़ने देने चाहती थी। और यही काम है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करने के लिए वो कार्य किया। कोई भी जब भी इन दोनों कंपनियों की जो भारत में जो भी प्रतिस्पर्धा हुई उसकी पृष्ठभूमि में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की जो 16वीं 17वीं और 18वीं सदी में जो लगातार प्रतिद्वंदिता थी उनकी जो शत्रुता है वो यहाँ की इन दोनों कंपनियों के व्यापारिक नजरिए पर और उनके जो संघर्ष है उस पर हावी रही। तो ये तो हमने बात की कि दोनों कंपनियों के बैकग्राउंड की बात है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है किस प्रकार की कंपनी थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नजरिया किस प्रकार का विकसित हो रहा था। अब हम दूसरे टॉपिक के अंतर्गत बात करते हैं कि दोनों कंपनियों का 18वीं सदी में भारत के संदर्भ में नजरिया कैसा था। यानी दोनों कंपनियों ने 18वीं सदी के जो पूर्वार्ध की हमने बात की कि किस प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य की केंद्रीकृत सत्ता है वो उसका तेजी से विकेंद्रीकरण होने लगता है और विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप क्षेत्रीय जो राज्यों का आविर्भाव होता है और वो मुगल बादशाह की संप्रभुता को केवल नाम मात्र के लिए मानते थे। और अवध है, बंगाल है, हैदराबाद, कर्नाटक जैसे क्षेत्रीय राज्य हैं, उन्होंने एक प्रकार से अपनी स्वतंत्रता के दावे कर दिए थे और अपने अपने क्षेत्र में एक स्वतंत्र शासक के रूप में वो व्यवहार करते थे। मुगलों का जो केंद्रीकृत जो साम्राज्य है वो सिमट करके केवल दिल्ली के आसपास की सीमा तक रह गया था और रही सही कसर है वो नादिर शाह और अफगानों के आक्रमण ने पूरी कर दी थी। तो इस समय मुगल साम्राज्य, मुगल बादशाहत है इतनी बरकरार नहीं रह गई थी कि वो
सभी क्षेत्रीय शक्तियों पर अपने अधिकार का दावा कर सके। इसी राजनीतिक स्थिति का उस समय की जो दो यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वंदी थे, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि पुर्तगाली थे, वो केवल 16वीं सदी में उनका व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। बाद में पुर्तगालियों की गतिविधियों को डचों ने सीमित किया और बाद में डचों की गतिविधियों को भारत के संदर्भ में अंग्रेजों ने सीमित किया। और बाद में अब अगर हम 18वीं सदी की बात करें तो भारत में जो कोई दो यूरोपीय कंपनियां जो प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल थी, जहां पर ये भारत में व्यापारिक एकाधिकार की बात कर सकती थी या राजनीतिक और क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे है वो मुगल साम्राज्य क्षेत्रीय शक्तियों के समक्ष पेश कर सकती थी, तो वो दो यूरोपीय शक्ति थी। उनमें एक थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं सदी की भारत की राजनीतिक स्थिति ने इन दोनों ईस्ट इंडिया कंपनियों को वो अवसर दिया कि वो भारत की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती थी। और कुछ ऐसा हस्तक्षेप इस प्रकार से करने का उन्होंने प्रयास भी किया कि उन्होंने भारतीय शासकों के आपसी झगड़े का फायदा उठा करके इनके आंतरिक राजनीति में षड्यंत्र किया, आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और कुछ क्षेत्रों पर अपनी राजनीतिक प्रभुता भी हासिल की। तो दोनों कंपनियों का भारत के संदर्भ में जो नजरिया था, उनको ये लग गया था कि पतोन्मुख मुगल राज्य की स्थिति का हमारे द्वारा फायदा उठाया जा सकता है। उन दोनों ने एक प्रकार का माइंड सेट कर लिया था कि भारत में कुछ क्षेत्रीय जो कुछ क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व है वो उन्हें स्थापित करना है, ताकि वो भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो सके और उनके व्यापारिक एक अधिकार है उनको ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके। इसके अलावा उनके इस प्रकार का नजरिया भी विकसित हो गया था, क्योंकि जो भी क्षेत्रीय शक्तियों का आविर्भाव पतोन्मुख मुगल साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था, वो आपस में चाहे वो अवध हो, बंगाल हो, दक्कन में हैदराबाद के निजाम हो या मराठे हैं या कर्नाटक है, ये आपस में एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को नहीं बढ़ने देना चाहते थे और एक दूसरे को, ये भारतीय शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को सीमित करने के लिए इन्होंने विदेशी शक्तियों का सहयोग लेने से भी परहेज नहीं किया और इसी मौके की तलाश में बैठी हुई थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ ही इन्होंने इस तरह का माइंड सेट भी 18वीं सदी की राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके बना लिया था कि हमें इस प्रकार से राजनीतिक में हस्तक्षेप करना है, इस प्रकार से भारत में अपने क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे पेश करनी है, ताकि भारत से और यूरोप के बीच में जो व्यापार होता है, जिन वस्तुओं को भारत में बहुमूल्य के धातुएं देकर के खरीदा जाता है, उन वस्तुओं को खरीदने के लिए यूरोप से वो बहुमूल्य धातु नहीं लानी पड़े और भारत को जीतने का खर्चा और भारत से व्यापार करने का खर्चा यहीं के धन और संपत्ति से निकाला जा सके और यहीं के धन और संपत्ति से भारत और यूरोप के बीच में वो व्यापार चला जाए। इसका मतलब ये था कि दोनों कंपनियों ने ये तय कर लिया था कि अब हमें व्यापार करने के लिए यूरोप से कोई बहुमूल्य धातु नहीं लानी है और भारत में क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों के माध्यम से और व्यापारिक एक अधिकार के माध्यम से भारत के धन से ही भारत को जीतने का प्रयास है वो करना है। तो इस प्रकार का जो माइंड सेट है इन दोनों यूरोपीय जो कंपनी है उन्होंने तैयार कर लिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र में अर्थात भारत के शासकों के आंतरिक झगड़ों में हस्तक्षेप करने की रणनीति में, ताकि वो भारत की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद को शामिल कर सके और अंग्रेजों की भारत में व्यापारिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अग्रगामी पहल की। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में एक और बात हो जाती है, वो 1740 में डुप्ले जो वहां का एक योग्य उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी था, एक अच्छा सेना नायक था, उसको भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनियों की बस्तियों का गवर्नर बना करके भेजा जाता है। और डुप्ले का जो प्रमुख उद्देश्य था भारत में वो ये था कि वो अंग्रेजों को भारतीय व्यापार से बाहर करना चाहता था और वो ये नहीं चाहता था कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध रहे और किसी भी प्रकार के वो क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे कर सके। तो डुप्ले और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार से बाहर करना। इसके अलावा डुप्ले ने एक स्ट्रेटेजी पे काम किया। डुप्ले का जो दिमाग है वो बड़ा षड्यंत्रकारी प्रकृति का था। तो डुप्ले ने क्या एक कुछ स्ट्रेटेजी बनाई और स्ट्रेटेजी के आधार पर उन्होंने अपनी योजनाओं को अंजाम देना प्रारंभ किया। उसकी डुप्ले की रणनीति का सबसे पहला जो बिंदु था, जिसे हम कहें कि पहली बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि दक्षिण के जैसे कि जो राज्य, चाहे निजाम की बात हो या नहीं हैदराबाद के निजाम की बात हो या कर्नाटक के नवाबों के गद्दी पर अधिकार के दावे की बात हो, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र को नहीं बढ़ने देना चाहते थे, तो डुप्ले ने यही प्रयास किया कि दक्षिण के शासकों
के बीच में जो अंतर विरोध है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, एक शासक को दूसरे शासक के खिलाफ खड़ा किया जाए और बाद में किसी एक पक्ष का साथ है वो सैनिक सहायता के माध्यम से देना। और सैनिक सहायता के माध्यम से जब साथ देंगे किसी एक पक्ष का, और एक जो पक्ष है वो फ्रांसीसियों के सहयोग से जब युद्ध में जब विजेता हो जाएगा तो उससे कुछ क्षेत्रीय जो अधिकार है वो हासिल किए जाए, कुछ व्यापारिक रियायतें वो हासिल किया जाए और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को सीमित करने वाले कुछ करार है वो किए जाए। तो डुप्ले की इस प्रकार की जो रणनीति है वो उन्होंने बनाई कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़े हैं, आपसी मतभेद है, उनको बढ़ावा देना और बाद में उन झगड़ों में से किसी एक शक्ति का पक्ष लेना और उनकी सैनिक सहायता करना और सैनिक सहायता के बदले में क्षेत्रीय अधिकार है वो प्राप्त करना। इस प्रकार से डुप्ले ने पूरी की पूरी रणनीति पर काम करना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा डुप्ले का यह भी था कि मद्रास जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक प्रकार से प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, उस पर अधिकार करके स्वयं को भारत की क्षेत्रीय शक्तियों की दौड़ में शामिल करना, ताकि फ्रांस का जो साम्राज्य है वो भारत में किसी न किसी प्रकार के उपनिवेश बना करके भारत में अभी अपनी राजनीतिक प्रभुता के दावों को बढ़ाया जाए। इसी को हम जो बाद में जो डुप्ले ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसकी कीमत पर वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार से बाहर करने देना चाहते थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी प्रकार का जो क्षेत्रीय अधिकार है उसकी प्राप्ति हो, भारत में कोई क्षेत्र है वो कुछ उनको इस तरह से मिले ताकि वहां पर उनकी राजनीतिक प्रभुता स्थापित हो। इसके पीछे जो काम कर रहा था वो, क्योंकि फ्रेंच और इंग्लैंड है वो यूरोप में भी एक दूसरे के अक्सर वो लड़ाइयों में व्यस्त रहते थे और आपस में एक दूसरे को प्रतिसंतुलित करने में ही उन्होंने अपनी एनर्जी है वो गवाई, क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप कहीं भी ये नहीं चाहते थे कि दुनिया के दूर दराज के देशों में किसी एक देश का प्रभाव दूसरे देश से ज्यादा बढ़े। और भारत में भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, दोनों के संघर्ष, दोनों के वर्चस्व और प्रतिस्पर्धा को इसी संदर्भ में देखा और समझा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना माइंडसेट हो चुका था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने उद्देश्य तय हो चुके थे। तो इन दोनों जो कंपनियों के बीच में, जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो भारत में राजनीतिक प्रभुता स्थापित करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यापारिक रियायतें हासिल करने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए जो संघर्ष हुए, जो प्रतिस्पर्धा हुई, उसे हम अक्सर कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। कर्नाटक के नाम से आंग्ल और फ्रांसीसियों के बीच में कुल 3 युद्ध हुए और ये युद्ध 1746 से 1763 ईस्वी में तक चलते हैं। इस एक्चुअल में जब देखा जाए तो कर्नाटक युद्धों का जो शुरुआत है उसके लिए यूरोप की में जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच की जो लड़ाई है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर के जो 1740 ईस्वी में जो लड़ाई प्रारंभ हुई, उस लड़ाई के यूरोप में प्रारंभ होने के पश्चात दुनिया में जहां जहां भी अंग्रेज और फ्रांसीसी जमे हुए थे उनमें आपस में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए। तो मैं बात प्रारंभ कर रहा हूं अपनी यहाँ से कि सैद्धांतिक रूप से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर 1740 के दशक में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई प्रारंभ हो जाती है और दुनिया के जिन जिन देशों में भी अंग्रेजी लोग और फ्रेंच लोग हैं वो जमे हुए थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। और भारत में भी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक संघर्ष को उसी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न के संदर्भ में देखा और समझा जा सकता है। और लेकिन वास्तव में इस कर्नाटक युद्ध का ये तो एक प्रकार का कारण था कि कहां से इस कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हुई। तो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई उसके कारण से भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी है, जो प्रतिनिधि हैं और जो भी सैनिक है वो आपस में टकरा गए। लेकिन अगर इन कर्नाटक के युद्ध की व्यापक पृष्ठभूमि पर बात करें तो कर्नाटक के उत्तराधिकार का संकट और निजाम के राज्य के उत्तराधिकार का संघर्ष इन कर्नाटक युद्धों की पृष्ठभूमि में थे। सैद्धांतिक तौर पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न से ये युद्ध प्रारंभ होते हैं, लेकिन बाद में कर्नाटक के उत्तराधिकार का प्रश्न और निजाम के राज्य के उत्तराधिकार का प्रश्न के इसमें समाहित हो जाते हैं और ये एक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में एक प्रकार से हम कहें कि 20 वर्षीय युद्धों की श्रृंखला है वो प्रारंभ हो जाती है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच की जो ये प्रतिस्पर्धा जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर प्रारंभ हो
जाती है वो 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में अपना आकार ग्रहण करती है। इसमें से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 में, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754 और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1748 से 1763। अब हम इन 3 कर्नाटक युद्धों के माध्यम से ये देखने का और समझने का प्रयास करेंगे कि इन 3 युद्धों यानी प्रथम युद्ध में किसका पक्ष प्रबल रहा, द्वितीय युद्ध में किसका पक्ष प्रबल रहा, तृतीय युद्ध में किसका पक्ष प्रबल रहा और अंतिम रूप से जो ये संघर्ष है उसका परिणाम किसके पक्ष में रहा। अब हम अगर बात करें कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में भारत में लड़ा गया। लेकिन अगर इस युद्ध के अगर हम शुरुआती कारणों पर नजर डालें तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के प्रश्न पर जैसे ही यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस की टकराट हुई तो दुनिया के जिन भी इलाकों में इंग्लैंड और अंग्रेजी और फ्रेंची लोग विद्यमान थे उनमें आपस में वो लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो गए और इसकी परिणति ये हुई कि भारत में भी ये दोनों कंपनियों के जो प्रतिनिधि और अधिकारी है वो आपस में लड़ाई झगड़े में मशगूल हो गए। तो इन दोनों कंपनियों को ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जो यूरोप में लड़ाई हुई उसने इन भारत में भी इन दोनों कंपनियों को आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया। इसकी शुरुआत 1744 ईस्वी से ही हो जाती है। 1744 में एक्चुअल में होता क्या है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बॉर्नेट नामक जो नौसैनिक अधिकारी है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 जहाजों को पकड़ लेते हैं और 2 जहाजों को जब पकड़ लेते हैं तो उस समय जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर डुप्ले हैं वो मॉरिशस में फ्रेंच गवर्नर वो क्या है फ्रेंच गवर्नर तो मैं ये बात कर रहा था कि इस दोनों कंपनियों के बीच में भारत में जो प्रतिस्पर्धा की शुरुआत है वो 1744 ईस्वी से प्रारंभ हो जाती है। होता क्या है कि एक अंग्रेजी नौसैनिक अधिकारी है बॉर्नेट, वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 जहाजों को पकड़ लेते हैं। तब डुप्ले हैं वो मॉरिशस में बैठे हुए अपने जो फ्रेंच गवर्नर है लॉ बॉर्डनेस उनसे सहायता की मांग करते हैं और लॉ बॉर्डनेस है वो नौसैनिक जहाजों के माध्यम से वो भारत में आकर के पहुंच जाते हैं यानी भारत के कोरोमंडल जैसे कि तट पर, और कोरोमंडल तट पर आकर के वो मद्रास को पर सैनिक कार्रवाई के माध्यम से मद्रास पर अपने अधिकार कर लेते हैं। और उस समय मद्रास में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर मोर्स है वो युद्ध के मैदान में पराजित हो जाते हैं और वो भाग करके शरण ले लेते हैं, हुगली में चले जाते हैं। तो एक प्रकार से शुरुआत में ही जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मद्रास पर अपना अधिकार है वो कर लेती है। जैसे ही मद्रास पर अपना अधिकार कर लेती है तो उस समय जो मद्रास की सीमा से लगे हुए कर्नाटक के नवाब होते हैं अनवरुद्दीन साहब। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन साहब है वो बिल्कुल इस बात को पसंद नहीं करते कि भारत में क्षेत्रीय संप्रभुता के दावों को लेकर के जो 2 यूरोपीय कंपनियां हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े करें और भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता को चुनौती दें, क्योंकि इन दोनों कंपनियों को भारत में सिर्फ व्यापार करने की इजाजत दी गई थी। और जब अनवरुद्दीन ने ये देखा कि दोनों कंपनियां आपस में क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे को लेकर के लड़ाई कर रही हैं और उसमें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो पट्टे पर जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मद्रास दिया गया था उस पर अपना अधिकार कर लिया है, तो अनवरुद्दीन साहब ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से ये कहा कि आप ये लड़ाई झगड़े हैं वो बंद कर दीजिए और जिसके जो क्षेत्र हैं उसको आप पुनः लौटा दीजिए। लेकिन डुप्ले के अधीन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का साहस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और डुप्ले ने जो अनवरुद्दीन का जो कर्नाटक के जो उस समय नवाब थे उसके इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मद्रास को मुक्त नहीं करेंगे और क्षेत्रीय संप्रभुता के दावे के लिए हमारा प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। तो लेकिन अनवरुद्दीन साहब है वो अपने राज्य की सीमा पर इन 2 परस्पर यूरोपीय व्यापारिक प्रतिद्वंदी कंपनी के इस प्रकार के हस्तक्षेप को वो पसंद करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसके फलस्वरूप ही 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसकी औपचारिक शुरुआत हो जाती है। और इस प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था सेंट टोमे की लड़ाई। सेंट टोमे की लड़ाई है वो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे कैप्टन पैराडाइज और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच में ये लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में अनवरुद्दीन है वो पराजित हो जाता है।
अनवरुद्दीन जब पराजित हो जाता है तो अनवरुद्दीन को जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में कुछ शर्तों को मानना पड़ता है और उसके फलस्वरूप उसे पांडिचेरी के आसपास के कुछ जो क्षेत्र है उस पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार और दावों को जो मान्यता है वो देनी। तो हम बात कर रहे थे कि सेंट टोमी की लड़ाई, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि सेंट टोमी की लड़ाई का संबंध किस कर्नाटक युद्ध से है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट टोमी की लड़ाई हुई। सेंट टोमी की लड़ाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है कैप्टन पैराडाइज कर रहे थे और कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के बीच हुआ। इस युद्ध का जो फैसला है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि उसी समय जब 1748 के आसपास क्या होता है, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक्स ला सापेल की संधि से जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के जो लड़ाई प्रारंभ हो जाती है वो एक तरह से उस पर स्थगन आ जाता है, एक तरह से विराम लग जाता है। तो यूरोप में जैसे ही फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई समाप्त हो जाती है तो भारत में भी दोनों कंपनियों के जो अधिकारी हैं वो अपनी जो टकराहट है, अपने जो संघर्ष है उसको विराम दे देते हैं। तो भारत में भी इसके साथ ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन हो जाता है और प्रथम कर्नाटक युद्ध के पश्चात एक्स ला सापेल की संधि से यह तय होता है कि जिसने जिसके जो इलाके जीते हैं वो इलाके उसको वापस लौटा दिए जाएंगे। इसके फलस्वरूप भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया था उस मद्रास को वापस वह अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लौटा दिया जाता है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध था जिसकी शुरुआत है वास्टा के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर होती है, लेकिन बाद में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के कारण से कर्नाटक युद्ध में परिवर्तित हो जाता है और एक्स ला सापेल की संधि से इस युद्ध का समापन हो जाता है। इस युद्ध में प्रारंभिक विजय है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चली जाती है और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथ से मद्रास निकल जाता है। लेकिन एक्स ला सापेल की संधि के फलस्वरूप अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो मद्रास है फिर से प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस प्रथम कर्नाटक युद्ध ने एक प्रकार से डुप्ले और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वश्रेष्ठता और उसकी सामरिक नीति की कौशलता को संपूर्ण भारतीय शक्तियों के सामने प्रकट कर दिया जाता है और ये एक प्रकार से एक आने वाले खतरे की आहट और एक जैसे कि संकट है उसका संकेत था। अब हम बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसमें पहली बार डुप्ले की जो षड्यंत्रकारी नीति है उसको खुलकर खेलने का मौका मिला और एक्चुअल में द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है उसके दौरान क्या होता है कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार के दावों को लेकर के एक प्रकार का आंतरिक संघर्ष है वो प्रारंभ हो जाता है। हैदराबाद के जो नवाब थे जो आसफ जा, निजामुल मुल्क आसफ जा, वो 1748 ईस्वी में हैदराबाद के नवाब है उसकी मृत्यु हो जाती है और हैदराबाद के जो नवाब है उन्होंने नासिर जंग को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। लेकिन नासिर जंग के निजाम के पद पर अधिकार के दावे को मुजफ्फर जंग के द्वारा चुनौती दी जाती है। तो एक प्रकार से जो सत्ता का वैध अधिकारी था वो तो नासिर जंग था, लेकिन जिसने नासिर जंग के लिए चुनौती पेश की वो थी मुजफ्फर जंग। तो ये तो हैदराबाद की बात होगी कि हैदराबाद में आसफ जहां के बाद में जो निजाम बने वो नासिर जंग थे, लेकिन नासिर जंग को चुनौती पेश की जा रही है मुजफ्फर जंग के द्वारा। इसी समय कर्नाटक में क्या था कि अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1748 के करीब। कर्नाटक में के जो नवाब थे जिनको अर्काट के नवाब भी कहा जाता है उसकी मृत्यु 1748 में हो जाती है और कर्नाटक में जो गद्दी के भी दो दावेदार है वो उभर करके सामने आते हैं। कर्नाटक के जो नवाब है अनवरुद्दीन के बाद में जो शासक जो बनते हैं तो 1748 में ही उसी समय जो कर्नाटक में जब अनवरुद्दीन है वो कर्नाटक का नवाब रहता है, सॉरी वो उसकी मृत्यु नहीं थी, उसकी मृत्यु 1749 ईस्वी में होती है। तो 1748 में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सत्ता को चुनौती चांदा साहब के द्वारा दी जाती है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डुप्ले के अधीन क्या किया कि उन्होंने जो सत्ता के अवैध जो दावेदार थे यानी हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और कर्नाटक में चांदा साहब के साथ मिलकर के त्रिपक्षीय एक प्रकार से संधि हुई और इस संधि में यह तय किया गया कि हैदराबाद में जो निजाम का पद है वो मुजफ्फर जंग को दिया जाएगा लड़ाई के माध्यम से और कर्नाटक में चांदा साहब को गद्दी पर बिठाया जाएगा। इन तीनों के बीच की संधि का परिणाम यह होती है कि 1749 में अंबूर की लड़ाई होती है और उस अंबूर की लड़ाई में सबसे पहले अनवरुद्दीन को मार डाला जाता है और कर्नाटक का जो नवाब बन जाते हैं वो चांदा साहब बन जाते हैं। चांदा साहब इसके उपलक्ष्य में डुप्ले को बहुत सारे जैसे कि कुछ नगद इनाम देते हैं और पांडिचेरी के आसपास 80 गांव है वो उसके पक्ष में दे देते हैं।
फिर 1750 इसी समय जो अनवरुद्दीन का पुत्र है वो मोहम्मद अली भाग करके तिरुचिरापल्ली अंग्रेजों के पास में चला जाता है। अब अगली बारी थी वो हैदराबाद के निजाम के पद के अधिकार को लेकर के थी। यहाँ पर फिर से तीनों पक्ष एक साथ मिलकर के लड़ाई करते हैं और नासिर जंग को सत्ता से बेदखल करके मुजफ्फर जंग है वो हैदराबाद का निजाम है वो बना दिया जाता है। तो एक प्रकार से जो 1749-50 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा चाह रही थी वैसा ही उसके अनुकूल वो कार्य हो जाता है। जब मुजफ्फर जंग हैदराबाद के निजाम बन जाते हैं तो मुजफ्फर जंग उत्तरी सरकार का जो क्षेत्र है और मछलीपट्टनम का जो इलाका है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। इसी समय जो डुप्ले है वो हैदराबाद में निजाम की स्थिति को मजबूत करने के लिए और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रभावी स्थिति में लाने के लिए अपने सबसे योग्य सेनानायक बुस्सी को हैदराबाद के दरबार में नियुक्त है वो कर देते हैं। तो इसका 1749-50 तक ऐसे लग रहा था कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा है, लेकिन अंग्रेज है वो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को यह लगा कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तेज गति से बढ़ रही है और भारतीय शासकों पर उसका प्रभाव जैसे कि बढ़ रहा है, तो अगर हमने सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको समय से पहले भारत से जाना होगा और पूरी तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ही भारत में दबदबा और व्यापारिक अधिकार है वो स्थापित हो जाएगा। तो उस समय जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क थे रॉबर्ट क्लाइव, उसने एक योजना है वो उस समय पेश की। उस समय जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी थे वाटसन है, उसके सामने एक योजना पेश की और उन्होंने कहा कि हम अगर अर्काट का घेरा डाल लें, अगर हम अर्काट पर घेरा डालें तो जो चांदा साहब है और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको मजबूर होकर के तिरुचिरापल्ली का घेरा है वो उठाना पड़ेगा। तिरुचिरापल्ली का इन तीनों पक्षों ने घेरा इसलिए डाल दिया था क्योंकि जो कर्नाटक के अनवरुद्दीन के पुत्र है वो मोहम्मद अली भाग करके तिरुचिरापल्ली में चले गए थे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर हम अर्काट का घेरा डालेंगे तो चांदा साहब को मजबूर होकर के तिरुचिरापल्ली का घेरा उठाना पड़ेगा, और हुआ भी ऐसे। क्लाइव की योजना के अनुसार अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम किया और तिरुचिरापल्ली उन्होंने अर्काट का घेरा डाला। अर्काट का घेरा डाला जैसा कि पहले से विदित था कि चांदा साहब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को और हैदराबाद के निजाम है उनको तिरुचिरापल्ली का घेरा उठाना पड़ा, और एक संक्षिप्त लड़ाई के बाद में चांदा साहब है वो युद्ध के मैदान में मारा जाता है और उसके बाद में मोहम्मद अली है वो कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं। और ऐसा ही हाल उस समय क्या होता है कि मुजफ्फर जंग को भी युद्ध के मैदान में पराजित कर दिया जाता है। तो क्लाइव की योजना के अनुसार काम करने पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कर्नाटक पर एक प्रकार से नियंत्रण है वो स्थापित हो जाता है। लेकिन इसी समय क्या होता है कि 1754 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच में कुछ संधि हो जाती है। इंग्लैंड और फ्रांस की सरकार के बीच में कुछ इस प्रकार से समझौता हो जाता है, जिस समझौते में ये बात तय की जाती है कि भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच की जो भी लड़ाई हो रही है उस लड़ाई को तब रोका जा सकता है जब डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाए। तो इस संधि की शर्तों के अनुसार है डुप्ले है उसको वापस फ्रांस बुला लिया जाता है और भारत में इसी के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध है उसका समापन हो जाता है। यहाँ पर फ्रांस की सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो डुप्ले को वापस फ्रांस में बुला लेती है और इसके साथ जो कर्नाटक है वो ब्रिटिश नियंत्रण में चला जाता है और अभी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है वो क्या रहता है, वो हैदराबाद है उसका नियंत्रण रहता है। डुप्ले के बाद भारत में जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनाकर भेजा गया वो थे गौडहू को गवर्नर बनाकर के भेजा गया। गौडहू डुप्ले की तरह इतना उद्यमी नहीं था, हालांकि योग्य था। बाद में तीसरे कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या होता है कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध एक बार फिर से प्रारंभ हो जाता है और 1754 में दोनों कंपनियों के बीच में जो अस्थायी समझौता हुआ था वो अस्थायी था। अंतिम दौर के निर्णायक संघर्ष होना अवश्यंभावित हुआ भी ऐसा ही कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध है 1756 से 1763 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में वो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच की आपसी लड़ाई है वो प्रारंभ हो जाता है। तो हमने देखा कि जब भी यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस टकरा रहे हैं तो भारत में भी न केवल भारत में अपितु दुनिया
दुनिया के बहुत सारे देश में जहां पर अंग्रेज और फ्रेंच जमे हुए थे वो आपस में टकराने और लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। और भारत में भी तृतीय युद्ध है वो 1756 में जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष पुनः प्रारंभ हो गया। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आक्रामक मुद्रा थी और उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत में ही वाटसन और क्लाइव ने जो फ्रांसीसियों का जो बंगाल में सबसे प्रमुख केंद्र था चंद्रनगर है उस पर अधिकार कर लिया जाता है। जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थिति कमजोर होती हुई दिखती है तो गोडहू की मदद के लिए फ्रांस से काउंट डी लाली को भेजा जाता है। लेकिन काउंट डी लाली यहाँ पर आते ही एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हैदराबाद के दरबार से वो योग्य सेना नायक बुस्सी को वापस बुला लेते हैं ताकि वो युद्ध में उनका साथ दे और उसकी जगह कानफला नामक एक अयोग्य सेना नायक को निजाम के संरक्षण के लिए वो हैदराबाद के दरबार में भेज देते हैं। और वो कानफला इतना अयोग्य हो जाता है कि तुरंत जैसे ही बुस्सी को हैदराबाद के दरबार से बुलाया जाता है तो कर्नल फोर्ड की सेना कर्नल फोर्ड ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहे थे, कर्नल फोर्ड की सेना के द्वारा हैदराबाद के जो निजाम है मुजफ्फर जंग उसको युद्ध के मैदान में पराजित कर दिया जाता है, कानफला को पराजित कर दिया जाता है और हैदराबाद है वो उस पर भी ब्रिटेन का नियंत्रण हो जाता है। इसी समय जो प्लासी की लड़ाई में जैसा कि आप जानते हैं कि 1757 ईस्वी में और बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में भारत का वो समृद्ध प्रांत हाथ में लग गया था जिसके माध्यम से वो भारत को जीतने का एक मार्ग है उनके लिए प्रशस्त हो गया था, जहां से उसके लिए संसाधन और सैनिक जुटाना आसान हो गया था। और फ्रांसीसियों के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में प्लासी के युद्ध में बंगाल में जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो सफलता मिली उसके संसाधनों ने और उससे मिले हुए सैनिक सहयोग ने बहुत निर्णायक भूमिका अदा की। और इन दोनों के बीच के जो संघर्ष की जो अंतिम जो लड़ाई हुई जिसे हम निर्णायक लड़ाई कहते हैं वो हुई थी 22 जनवरी 1760 को वनडिवस में वो लड़ाई हुई। और ये लड़ाई में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे लाली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे आयरकूट। तो आयरकूट के अधीन ब्रिटिश सेना ने लाली को हरा दिया और इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसियों के सारे राजनीतिक दावे राजनीतिक प्रभुसत्ता के जो अधिकार है वो समाप्त हो गए। एक प्रकार से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में सूर्य अस्त हो गया। दोनों के बीच में जब सप्तवर्षीय युद्ध का समापन यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि से हो जाता है। और उस पेरिस की संधि में ये बात तय की जाती है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके व्यापारिक केंद्र है वो लौटा दिए जाएंगे लेकिन वो राजनीतिक प्रभुसत्ता का दावा नहीं करेगी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक अधिकार के दावों को चुनौती नहीं दी जाएगी। और ना ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो पौंडीचेरी और चंद्रनगर जैसे इलाके हैं उनमें ना कोई वो किलाबंदी करेगी ना कोई जैसे कि सेना रख सकेगी, वो केवल एक शुद्ध व्यापारिक कंपनी बनकर के व्यापार करेगी। तो इस प्रकार से जो ये वांडीवास की लड़ाई और पेरिस की संधि है उसका जो पूरा का पूरा जो परिणाम है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एकमात्र यूरोपीय व्यापारिक कंपनी रह गई जिसकी राजनीतिक प्रभुसत्ता को दावा देने वाला अन्य कोई यूरोपीय कंपनी है वो अब शेष नहीं रह गई थी। तो ये अंतिम परिणाम की अगर हम जब बात करते हैं तो अंतिम परिणाम है कर्नाटक युद्धों का वो अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है और एकमात्र यूरोपीय रह जाते हैं जो भारत में राजनीतिक सत्ता का दावा कर सकते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। और धीरे धीरे न केवल बंगाल को हस्तगत किया बल्कि मराठों पर संपूर्ण भारत को उन्होंने अपने राजनीतिक आधिपत्य में ले लिया। अगर हम बात करें कि फ्रांस की वास्तव में जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो पराजय हुई थी उसके क्या कारण थे, तो कुछ कारण है वो हमारे सामने उभर करके सामने आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और सरकारी कंपनी सरकारी निर्देशों के अनुसार काम करती थी और फ्रेंच की जो सरकार है वो ब्रिटेन की सरकार की तरह इतनी कुशल नहीं थी, वो एक कर्मण्य थी और भ्रष्ट मंत्रियों के हाथों में उसकी सत्ता थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रणनीतियों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा फ्रांस में उस समय एक कर्मण्य सरकार थी जो केवल निरंकुश था और अपने सीमित दायरे से कभी बाहर नहीं निकल पाई और वो लगातार यूरोप में अपने प्रतिद्वंदी इंग्लैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रही और उन्होंने अपने व्यापारिक हितों की तिलांजलि दी। इसके अलावा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे ज्यादा भरोसा अपनी नौसेना पर दिखाया और नौसेना के माध्यम से उन्होंने भारत में फ्रांसीसियों को सत्ता से बेदखल किया और राजनीतिक प्रभुता के जो दावे स्थापित करने की वो सोच रहे थे उसमें उनको निर्णायक पराजय दी, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौसेना को इस तरह से उपयोग नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए थे। बंगाल में अंग्रेजों को जो सफलता मिली उसने भी एक निर्णायक भूमिका अदा की। दोनों कंपनियों का राजनीतिक नेतृत्व है वो एक
कंपनी है वो निजी हाथों में संचालित थी, दूसरी सरकारी कंपनी। लेकिन इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की सरकार के द्वारा जब चाहे जब मदद मिली, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकारी मदद है वो समय पर नहीं मिल पाई। इसके विपरीत डुप्ले की जब भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब इंग्लैंड की सरकार के प्रेशर में आकर के डुप्ले को भारत से बुला लिया गया, और ये एक बहुत बड़ी भूल रही। इसके अलावा डुप्ले ने भी कुछ भूलें की। डुप्ले ने कभी भी अपने आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ कहा जाए तो डुप्ले ने भारत के जो राजनीतिक सत्ता में दावेदारी करने की जो कुंजी है वो मद्रास में खोजी, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जो चाबी है वो बंगाल में खोजी, और बंगाल में वो सफल रहे, क्योंकि मद्रास का उस प्रकार का आर्थिक आधार नहीं था कि वो एक दीर्घकालिक युद्ध है उनको चलाने का खर्चा दे सके। लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार करके न केवल बंगाल के संसाधनों पर अधिकार किया, बल्कि बंगाल के माध्यम से उन्होंने पूरे भारत को जीतने का काम भी किया, और उसके संसाधनों का इसमें उन्होंने भरपूर यूज किया। अब अगर हम जैसे कि हम मैप माध्यम से कुछ स्थानों को देखना चाहें जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, कि जैसे कि सेंट टोमे का स्थान है वो कहाँ पर पड़ता है, वर्तमान किस स्टेट में, अंबूर है वो कहाँ पर पड़ता है, वांडीवास कहाँ पड़ता है, ये उत्तरी सरकार का इलाका है वो कहाँ पर आता है। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो इसमें सेंट टोमे है वो मद्रास के समीप है, वो तमिलनाडु में पड़ता है। अंबूर है वो कर्नाटक में है, और वांडीवास है वो पांडिचेरी के नज़दीक है, वो तमिलनाडु में है। और उत्तरी सरकार है वो जो ये वाला जो इलाका है, हम जिसे कहें कि तटीय आंध्रा का जो इलाका है उत्तरी सरकार के अंतर्गत आता है। तो जब भी एग्जाम में कई बार ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट टोमे का जो ऐतिहासिक युद्ध हुआ, सेंट टोमे किस स्टेट में पड़ता है, तो सेंट टोमे तमिलनाडु में पड़ता है, अंबूर कर्नाटक में पड़ता है, वांडीवास तमिलनाडु में पड़ता है, और उत्तरी सरकार है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आज हमने ये आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया। एग्जाम में अक्सर के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, इसका समापन किस संधि से हुआ, या गौडेहू का संबंध किससे था, या लाली है उसका संबंध किससे था, या वांडीवास की लड़ाई कब हुई, अंबूर की लड़ाई कब हुई, सेंट टोमे की लड़ाई कब हुई। तो ये एग्जाम की उपयोगी से दृष्टि से उपयोगी प्रश्न है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि कहां से प्रारंभ होती है, हमने देखा कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के प्रश्न से वो शुरू होती है, और किसने किसका साथ दिया, और इससे संबंधित सारा कॉन्सेप्ट है, और अंत में इस युद्ध का जो निर्णय हो किसके पक्ष में होता है। तो हमने देखा कि पेरिस की संधि से पूरे के पूरे आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता वो सदैव के लिए समाप्त हो जाती है, और अंतिम जो फैसला है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला जाता है। इसी के साथ जो आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता और जिसे हम कर्नाटक युद्ध भी कह रहे हैं, उसका हमारा जो ये व्याख्यान है यहीं पर समाप्त होता है। अगले एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्याख्यान के साथ हम फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।